आज हम एक अनूठे स्रोत की गहराई में उतर रहे हैं। ये है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का सामान्य ज्ञान और तर्कशक्ति वाला हिस्सा। जी। सुनने में शायद लगे कि ये बस एक परीक्षा का पेपर है, लेकिन इसमें इतिहास से लेकर तकनीक, भूगोल से लेकर मतलब उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति तक ज्ञान के कई दिलचस्प पहलू छिपे हैं। बिल्कुल। ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, ये एक तरह से समझने का जरिया है कि आजकल किन जानकारियों को जरूरी माना जा रहा है। कम से कम इस परीक्षा के लिहाज से तो है ही। इसमें देखिए इतिहास है, भूगोल, राजनीति, विज्ञान, फिर उत्तराखंड पर खास फोकस और हाँ, तर्क शक्ति यानी सोचने समझने की काबिलियत परखने वाले सवाल भी हैं। हाँ, तो आज का हमारा मकसद यही है कि इन सवालों से गुजरते हुए ज्ञान की कुछ अहम बातें निकालें, कुछ शायद अनदेखे या हैरान करने वाले तथ्य सामने लाएं और देखें कि ये सब मिलकर हमें क्या सिखा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत इतिहास और भारतीय राज्य व्यवस्था से करते हैं, क्या कहते हैं? हाँ, ठीक रहेगा। पहला ही सवाल देखिए, शब्दों के इतिहास से जुड़ा है। औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? इसमें लिखा है अर्नोल्ड टॉइनबी। हाँ, ये जानना दिलचस्प है। हम अक्सर घटनाओं पर ध्यान देते हैं, पर उन्हें नाम कैसे मिला ये कम ही सोचते हैं, है ना? शब्दों का अपना एक इतिहास होता है। इसी तरह भारतीय इतिहास से भी देखें, एक सवाल साइमन कमीशन पर है, जिसने 1930 में द्वैध शासन मतलब डायरकी को खत्म करने की सिफारिश की थी। हाँ, ये द्वैध शासन वाली व्यवस्था थोड़ी पेचीदा थी ना, मतलब दोहरी सरकार जैसा कुछ। जी बिल्कुल। इसमें कुछ विभाग गवर्नर के पास रहते थे, कुछ चुने हुए मंत्रियों के पास, तो अक्सर टकराव होता था। इसे खत्म करने की सिफारिश वो एक तरह से प्रशासनिक सुधार की तरफ कदम था। और स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब उठाई, किस अधिवेशन में? स्रोत कहता है लाहौर अधिवेशन। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ था। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, इसने तो जैसे आंदोलन की दिशा ही बदल दी थी। एक बड़ा वैचारिक बदलाव था ये। बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं भारतीय संविधान पर। आज भी हमारी शासन व्यवस्था की बुनियाद यही है। अनुच्छेद 333 के बारे में पूछा गया है। ये जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा है। जी, ये दिखाता है कि हमारी न्यायपालिका का जो जमीनी ढांचा है वो कैसे काम करता है। और प्रशासनिक अधिकारण, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जो सरकारी कर्मचारियों के मामलों को देखते हैं। हाँ, उनका जिक्र अनुच्छेद 323A में है। पर देखिए, स्रोत में एक मिलान गलत बताया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का संबंध अनुच्छेद 440 से नहीं जोड़ा गया है। ओह, अच्छा, तो सही किया फिर? हाँ, वो मिलान सही नहीं है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए सही अनुच्छेद है 330A। 330A, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें, मतलब सही मिलान या गलतियां, ये दिखाती हैं कि संवैधानिक प्रावधानों में कितनी सटीकता, कितनी प्रिसिजन जरूरी होती है। एक अनुच्छेद इधर उधर और मतलब बदल जाता है। सही कहा। एक और अहम संवैधानिक पड़ाव 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम, हाँ, पंचायती राज वाला। सवाल था कि ये क्या प्रावधान करता है। स्रोत के मुताबिक ये राज्य वित्त आयोग के गठन की बात करता है और राज्य निर्वाचन आयोगों द्वारा पंचायत चुनाव कराने के भी। पर दिलचस्प बात यह है कि इसमें जिला योजना समितियों के गठन का जिक्र नहीं है, जैसा शायद कुछ लोग सोचते हों। हाँ, ये संशोधन सिर्फ आयोगों के बारे में नहीं था। ये तो असल में भारत में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। सत्ता सीधे गांवों तक, पंचायतों तक पहुंची इसके जरिए। अच्छा, अब कुछ संस्थाओं की स्थापना की तारीखों पर नजर डालें। यहाँ स्रोत में थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है मुझे। हाँ, जैसे योजना आयोग, वो तो 1950 में हुई थी, लेकिन स्रोत में एक जगह 1990 का मिलान दिया है, जो कि गलत है। ओह, हाँ, नीति आयोग 2015 में बना, ये तो ठीक दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI, उसकी स्थापना 1935 में हुई थी, लेकिन स्रोत में एक जगह 1945 का मिलान है, वो गलत है। और एक दूसरे सवाल के उत्तर कोट में जनवरी 1949 का जिक्र भी है RBI के लिए। हाँ, ये RBI वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग है। शायद स्थापना 1935 और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 की तारीखों में कुछ घलमेल हो गया हो सकता है। ऐसी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। अच्छा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर भी सवाल है। 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण जुलाई 1969 में हुआ था, ना कि अप्रैल 1980 में, जैसा स्रोत के एक मिलान में दिया है। जी। फिर 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण अप्रैल 1980 में हुआ था,
ना कि जनवरी 1949 में। हाँ, भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना जुलाई 1955 में हुई। ये मिलान सही बताया गया है। देखिए, ये तारीखें सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये भारत की आर्थिक यात्रा के बड़े माइलस्टोन दिखाती हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बहुत बहुत बड़ा पॉलिसी डिसीजन था। मकसद था बैंकिंग को आम लोगों तक ले जाना, अर्थव्यवस्था पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाना। इसके फायदे नुकसान पर तो आज भी बहस होती है। बिल्कुल। इतिहास और अर्थव्यवस्था से निकलकर अब जरा भूगोल और पर्यावरण की तरफ चलते हैं। जी। राज्यों और राजधानियों का मिलान वाला एक क्लासिक सवाल। स्रोत के दिए गए उत्तर कोड के हिसाब से सही मिलान है मणिपुर इम्फाल, नागालैंड कोहिमा, सिक्किम गंगटोक और त्रिपुरा अगरतला। हाँ, बुनियादी जानकारी है पर जरूरी है। और एक थोड़ा तकनीकी सवाल है जल निकासी पैटर्न, ड्रेनेज पैटर्न पर पूछा है कि गुंबदा नुमा पर्वत मतलब डोम शेप्ड माउंटेन के चारों ओर कैसा पैटर्न बनता है। स्रोत का उत्तर है वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगी। देखिए, भूविज्ञान में आमतौर पर गुंबद नुमा संरचना से जो नदियां निकलती हैं उनके पैटर्न को अरीय अपवाह प्रतिरूप या रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहा जाता है। जी। जैसे साइकिल के पहिए की तीलियां केंद्र से बाहर जाती है ना, वैसा। वलयाकार पैटर्न अक्सर तब बनता है जब चट्टानें अलग अलग कठोरता की गोल परतों में होती हैं। अच्छा। तो यहाँ स्रोत के उत्तर पर थोड़ा सवाल उठाया जा सकता है। हो सकता है कि प्रश्न में पर्वत की संरचना की कोई खास बात हो या फिर उत्तर ही। खैर, ये तो दिलचस्प नुक्ता है। अच्छा, भारत के भूगोल से जुड़े दो और कथन हैं। पहला, भारत और श्रीलंका को पाल्क जल डमरू मध्य पाल्क स्ट्रेट अलग करता है। जी। दूसरा, भारत की सबसे लंबी जमीनी सीमा बांग्लादेश के साथ है। स्रोत कहता है दोनों सही हैं। सीमा तय करता है और बांग्लादेश के साथ इतनी लंबी सीमा का मतलब है सुरक्षा, व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान, सब कुछ बहुत अहम हो जाता है। नदियों की बात करें तो पीनगंगा और वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? जवाब है गोदावरी, जिसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। हाँ, दक्षिण भारत के प्रमुख नदी प्रणालियों में से एक। अब उत्तराखंड के भूगोल पर आते हैं। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? यह है उत्तरकाशी जिले में। इसी तरह दर्रों का भी जिक्र है, पासिस का। एक मिलान गलत बताया गया है, बाराहोती दर्रा और बागेश्वर उत्तरकाशी का मेल। दर्रे पहाड़ों में आवाजाही के पुराने रास्ते होते हैं और इनका सामरिक महत्व भी होता है। कौन सा दर्रा कहाँ है, ये जानना मतलब उस इलाके की कनेक्टिविटी को समझना है। चलिए, अब तकनीक और अर्थव्यवस्था के कुछ और सवाल देख लेते हैं कंप्यूटर की दुनिया से। MS-DOS का बाहरी कमांड, एक्सटर्नल कमांड, पूछा गया है। विकल्प थे कॉपी, टाइप, पाथ और एडिट। सही जवाब है एडिट। हाँ, क्योंकि कॉपी, टाइप और पाथ तो आंतरिक कमांड्स हैं। हाँ। इंटरनल कमांड्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर का हिस्सा होते हैं। बाहरी कमांड अलग फाइल के रूप में होते हैं। ये बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनिंग से जुड़ा सवाल है। बिल्कुल। इसी तरह एक वैध IPv4 पता पहचानने का सवाल था। दिए गए विकल्पों में से 172.16.254.1 एक वैध पता है। हाँ, 4 संख्याएं, डॉट से अलग, हर संख्या 0 से 255 के बीच। इंटरनेट की बुनियाद है ये। जी। एक और तकनीकी शब्द, इमेज स्टैग्नोग्राफी में LSB। हाँ, LSB यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अच्छा। ये एक तकनीक है जिसमें किसी इमेज के पिक्सल डेटा के सबसे कम महत्व वाले बिट्स को बदलकर गुप्त जानकारी छिपाई जाती है। और मजे की बात यह है कि आंखों से ये बदलाव पकड़ में नहीं आता। वाह, ये तो काफी रोचक है। हाँ, इसका इस्तेमाल जासूसी से लेकर कॉपीराइट प्रोटेक्शन तक में हो सकता है। अच्छा, अब रोजमर्रा के सॉफ्टवेयर पर आते हैं। MS Word 2007 में Ctrl+Enter दबाने से क्या होता है? पेज ब्रेक। बिल्कुल, पेज ब्रेक। जहां कर्सर है वहीं से नया पेज शुरू। डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में बहुत काम आता है ये। डेटा ट्रांसफर स्पीड। कौन सा पोर्ट 400 से 800 MBPS की गति देता है? PS2, USB, VGA या फायरवायर? फायरवायर पोर्ट। हाँ, फायरवायर। ये खासकर वीडियो एडिटिंग जैसे कामों में इस्तेमाल होता था, जहां तेज डेटा ट्रांसफर चाहिए। अब सरकारी योजनाओं पर आते हैं। हब एंड स्पोक मॉडल पर कौन सी योजना काम करती है? मेगा फूड पार्क योजना। सही, मेगा फूड पार्क योजना। ये मॉडल लॉजिस्टिक्स में इस्तेमाल होता है। एक सेंट्रल हब और उससे जुड़े कई स्पोक्स। मकसद है कृषि उत्पादों के प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना। और स्टार्टअप इंडिया योजना, ये कब शुरू हुई? जनवरी 2016 में। हाँ, जनवरी 2016। देश में नए बिजनेस और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। जी। और एक जगह का नाम स्पैरो पॉइंट। ये किस उद्योग के लिए जाना जाता है? स्रोत कहता है तांबा उद्योग के लिए।
ये दिखाता है कि सामान्य ज्ञान में दुनिया के औद्योगिक केंद्रों की जानकारी भी शामिल हो सकती है। बिल्कुल। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद कई सुनने वालों को इंतजार होगा, उत्तराखंड विशेष। हाँ, ये तो जरूरी है। यहाँ संस्कृति, इतिहास, भूगोल, प्रशासन, कई तरह के सवाल हैं। जैसे गढ़वाल के राजा सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ किस भाषा में लिखा था? ब्रज भाषा में? हाँ, ब्रज भाषा। ये गढ़वाल के साहित्यिक इतिहास का एक अहम तथ्य है। बिल्कुल। और मशकबीन वाद्य यंत्र का इस्तेमाल किस नृत्य में होता है? छोलिया नृत्य। जी, छोलिया नृत्य में। कुमाऊं का वीर रस प्रधान लोक नृत्य है ये सवाल स्थानीय संस्कृति की गहरी जड़ों तक ले जाते हैं। प्रशासन की बात करें तो उत्तराखंड पुलिस अधिनियम कब बना? 2007 में। 2007। और एक स्थानीय ब्रांड नमक वाली की संस्थापक कौन है? स्रोत के अनुसार शशि बहुगुणा। ये स्थानीय उद्यमिता और महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण हो सकता है। सही बात है। और पर्वतारोहण से जुड़ा सवाल, पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? ये मुनस्यारी में है, पिथौरागढ़ जिले में। नैन सिंह रावत खुद एक महान सर्वेयर थे। और पर्यावरण संरक्षण की बात करें, कल्याण सिंह रावत, जिन्हें 2020 में पद्मश्री मिला, वे किस आंदोलन से जुड़े हैं? मैती आंदोलन। मैती आंदोलन, हाँ, जिसमें शादी के समय दूल्हा दुल्हन पेड़ लगाते हैं। कितना सुंदर विचार है ये। बहुत ही खूबसूरत। इतिहास की परतें खोलें तो इतिहासकार एटकिंसन के हवाले से 2 कथन दिए गए हैं। पहला, किरात, खस, नाग जातियां उसी रास्ते से आईं जिससे आर्य। दूसरा, कुछ दावों के अनुसार पहले किरात आए, फिर खस, नाग, होण, यवन। स्रोत कहता है दोनों कथन सही हैं। जी, ये उत्तराखंड के प्राचीन मानव इतिहास और अलग-अलग समूहों के आने के क्रम को दिखाता है। और आज के पर्यावरण प्रबंधन से जुड़ा एक सवाल, उत्तराखंड में पिरूल लाओ पैसे पाओ योजना क्यों शुरू की गई? जंगल की आग कम करने के लिए। हाँ, कारण यही बताया गया है कि इससे जंगल की आग कम करने में मदद मिलेगी। पिरूल यानी चीड़ की पत्तियां जो आग लगने का बड़ा कारण बनती हैं। स्रोत के अनुसार कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। ये दिखाता है कि कैसे स्थानीय समस्याओं के स्थानीय समाधान खोजे जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्रशासन से और सवाल, राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? गृह मंत्री। गृह मंत्री। और पुलिस कर्मियों का सही पदानुक्रम, हायरार्की। स्रोत के अनुसार महानिदेशक डीजीपी, फिर अपर महानिदेशक एडीजी, फिर महानिरीक्षक आईजी और फिर पुलिस अधीक्षक एसपी। हाँ, ये किसी भी संगठन की संरचना समझने जैसा है। कुछ और स्थानीय रंग देखें। रामायण का गढ़वाली अनुवाद गढ़ भाषा लीला रामायण किसने किया? श्री गुणानंद डंगवाल पथिक ने। न्यावली क्या है? ये कुमाऊं की एक लोक कला है। और माणा गांव के पास अलकनंदा और सरस्वती का संगम क्या कहलाता है? केशव प्रयाग। केशव प्रयाग। ये स्थान धार्मिक और भौगोलिक दोनों नजरियों से महत्वपूर्ण है। जी हाँ। उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाओं पर भी सवाल हैं, जैसे लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी जिले में है। और एक ऐतिहासिक सवाल, जहांगीर के समय कौन से यूरोपीय मिशनरी श्रीनगर गढ़वाल आए थे? जेसुइट पादरी। जेसुइट पादरी। ये मध्यकाल में पहाड़ों तक यूरोपीय पहुंच का एक सबूत है। बिल्कुल। उत्तराखंड की राजधानी के मुद्दे से जुड़ा सवाल भी है। 1994 में गैरसैंण को राजधानी बनाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? उमाशंकर कौशिक समिति। जी, उमाशंकर कौशिक समिति ने। और गंगोली हाट नगर किसने बसाया? सुजान देव ने। अच्छा। रक्षा सूत्र आंदोलन किस घाटी में हुआ था? भिलंगना घाटी में। ये छोटे छोटे तथ्य मिलकर राज्य के इतिहास और सामाजिक आंदोलनों की पूरी कहानी कह देते हैं। हाँ, सही कहा। स्वास्थ्य सेवाओं में एक नई पहल, भारत की पहली मुफ्त हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा कहाँ शुरू हुई? एम्स ऋषिकेश में। एम्स ऋषिकेश। और ये संजीवनी योजना का हिस्सा है। दोनों कथन सही बताए गए हैं। जी, ये दुर्गम पहाड़ी इलाकों के लिए तो बहुत बड़ी सुविधा है। बिल्कुल। पुलिस सुधारों से जुड़ा एक और सवाल, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के तहत राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य। ये पुलिस की जवाबदेही तय करने की एक व्यवस्था है। जी। और आखिर में, प्रसिद्ध नुनाई मेला कहाँ लगता है? जौनसार बावर क्षेत्र में। जौनसार बावर। साथ ही सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? चिदम्बरा के लिए। चिदम्बरा। चलिए, ये तो हुई सामान्य ज्ञान की बात, लेकिन इस पेपर में तर्क शक्ति यानी रीजनिंग के भी कई सवाल थे। हाँ, वो भी जरूरी हिस्सा था। इसमें गणितीय पहेलियां थीं, शीशे में छवि पहचानना, दिशा और दूरी वाले सवाल, तुलना करना, कौन लंबा कौन छोटा, वेन आरेख से जानकारी निकालना, कोडिंग डिकोडिंग और तार्किक निष्कर्ष निकालना।
ये सब शामिल था। हाँ, जैसे एक वेन आरेख वाला सवाल था जिसमें पूछा गया था कि कितने खिलाड़ी कम से कम 2 खेल खेलते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी में से। उत्तर 25 था। अच्छा, ये असल में डेटा को समझने और उसका विश्लेषण करने की क्षमता जांचता है। सही है। एक और सवाल था जिसमें इकाइयों को, यूनिट्स को तार्किक क्रम में लगाना था। वर्ग इंच, वर्ग फुट, वर्ग गज, एकड़, हेक्टेयर। छोटे से बड़े की तरफ। हाँ, बिल्कुल। वर्ग इंच सबसे छोटा, फिर वर्ग फुट, वर्ग गज, फिर एकड़ और सबसे बड़ा हेक्टेयर। ये इकाइयों के आपसी संबंध और उनके आकार की समझ को परखता है। हिंदी भाषा से जुड़े सवाल भी थे इसमें। जैसे पुष्कर का एक अर्थ स्रोत में आकाश बताया गया है। वनौषधि में संधि पूछी गई थी जो वृद्धि संधि है, 1 + औषधि। जी। कुमाऊनी शब्द जेठाण में प्रत्यय क्या है? आण। आण। और सही वर्तनी वाला शब्द पहचानना था, लब्ध प्रतिष्ठा। जी, ये भाषा की बुनियादी समझ और व्याकरण के नियम जानने पर जोर देते हैं। बिल्कुल। तो ये थी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के सामान्य ज्ञान और तर्कशक्ति खंड से निकली जानकारी की एक झलक कह सकते हैं। कितना कुछ समाया हुआ है इसमें। इतिहास की गहराइयों से लेकर संविधान की बारीकियों तक, भूगोल के नक्शों से लेकर तकनीक की दुनिया तक, और उत्तराखंड की अपनी अनूठी पहचान भी। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सामान्य ज्ञान सिर्फ कुछ तथ्यों को याद कर लेना भर नहीं है। ये एक तरह से दुनिया को समझने का फ्रेमवर्क है। इसमें अलग-अलग विषयों को जोड़ना, पैटर्न पहचानना और जानकारी को सही संदर्भ में रखना, ये सब शामिल है। ये सवाल चाहे किसी भी परीक्षा के हों, कहीं ना कहीं ये जरूर दर्शाते हैं कि एक जागरूक नागरिक से क्या जानने की उम्मीद की जाती है। सही कहा। और यहीं पे हम अपने सुनने वालों के लिए आज का विचार छोड़ जाते हैं। जब हम देखते हैं कि किसी परीक्षा के लिए इस तरह के विविध जानकारी को महत्वपूर्ण माना जाता है, इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान, स्थानीय संस्कृति, तर्कशक्ति, तो ये हमें क्या सोचने पर मजबूर करता है? क्या ये सिर्फ नौकरी पाने की एक दौड़ है, या ये कहीं ना कहीं एक व्यापक नागरिक जागरूकता और विश्लेषणात्मक सोच विकसित करने का भी एक प्रयास है? सोचने वाली बात है। इन परीक्षाओं का असली मकसद क्या है? सिर्फ याददाश्त परखना या समझ बढ़ाना? इस पर सोचिएगा जरूर। बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे जानकारी के किसी और सागर में गोता लगाने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।